नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस क्लास की। साइंस जो बुक है 10th क्लास की, उसमें मानव ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे थे, मानव तंत्र पढ़ रहे थे। और मानव तंत्र में सबसे पहले जो 7 तंत्र होते हैं उनमें हमने सबसे पहले बात की थी पाचन तंत्र की। और पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र की जो सिस्टम वाइज स्थिति है, जो सिस्टम वाइज अंग लगे हुए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग आता है मुख का। मुख के बाद में आती है गर्सनी। गर्सनी के बाद में आती है ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद में आता है आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के बाद में आती है बड़ी आंत्र। और बड़ी आंत्र के बाद में जो लास्ट में आता है आमाशय आता है। और आमाशय के बाद में गुदा नाल, और गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ खुल जाती है। ये पूरी जो हमारी आहार नाल होती है, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद में इसके अलावा पाचन जो तंत्र होता है, इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं। कुछ ग्रंथियां क्या करती हैं, इनमें कार्य भागीदारी निभाती है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो क्या करती है, इस पाचन तंत्र में भाग लेती है। तो आज हम ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम पाचन ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियों में पाचन ग्रंथियां, और देखो पाचन ग्रंथियां कैसे इसके अंदर पाचन तंत्र में भूमिका निभाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि आमाशय के बाद में छोटी आंत्र का एक छोटा सा भाग आता है ग्रहणी। और ग्रहणी होती है, उसके अंदर जैसे पित्ताशय आकर खुलता है। पित्ताशय आकर खुलता है। पित्ताशय के बाद में अग्नाशय आकर खुलता है। यकृत है वो भी यहीं पे आके खुलता है। तो ये सारी चीजें होती है, वो क्या है, ये ग्रंथियां हैं। क्या है, ग्रंथियां। और ग्रंथियां हैं तो ग्रंथियां होते हुए ये क्या करती है, एंजाइम और रासायनिक तत्वों का क्या करती है, श्रावण करती है। रासायनिक तत्वों का क्या करती है, श्रावण करती है, जो क्या करते हैं, हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और हमने जब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो ग्रहणी वाला भाग है, वहां पे सबसे ज्यादा रासायनिक या एंजाइमिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब आपको एक चीज ज्ञात होनी चाहिए कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भोजन का पाचन होता है, वो हो जाता है मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पाचन ग्रंथियां। और पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले आता है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है, लार ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्लेविक ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने चित्र बनाया था इस प्रकार का, इस प्रकार का चित्र बनाया था हमने। इस प्रकार का चित्र बनाया था। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ऐसे कान पाया जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे पाई जाती है ग्रंथि को कर्ण, ठीक है। एक यहाँ पे जीभ होती है। जीभ को तो जानते हो, जिह्वा। जिह्वा के नीचे पाई जाती है ग्रंथि। एक ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, जो आपकी ग्रसनी है, यहाँ पे पाई जाती है। तीनों ग्रंथियां समझ में आ गई होगी। मैं इसको हटा देता हूँ, कान को, एक इसको आंख को हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी ये चीजें रहें। अब देखो यहाँ पर ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा है। यहाँ पे पाई जाती है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि, इसका नाम कैसे पड़ा है कि कान से पहले उपस्थित होती है। जो हमारा कान है ना, इससे पहले यहाँ पे गाल होते हैं, गाल यहाँ पे चिक्स, यहाँ पे उपस्थित होती है। और इसके बाद में आती है अधोजंभ। अधोजंभ ग्रंथि,
इसके बाद में आती है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों के बारे में समझ में आ गया होगा, पता चल गई होगी ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है तीनों। देखो ये कौन सी है, लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के कितने पार्ट, 3 पार्ट। देखो सबसे पहले कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी है अधोजंब ग्रंथि। इसके बाद में कौन सी है, अधोजिह्वा ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के कितने प्रकार, 3 प्रकार है। एक तो पाई जाती है कान से पहले, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। एक पाई जाती है जीभ के नीचे, एक पाई जाती है जीभ और गर्सनी, इसके दोनों के बीच में, यहाँ पे पीछे की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये केवल तरल पदार्थ का श्रवण करती है। किसका, तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ का श्रवण करती है। इसके बाद में हम बात करें कि अधोजंब ग्रंथि, ठीक है। तो ये ग्रंथि स्रावित करती है तरल प्लस श्लेष्मा, दोनों का श्रवण करती है मिक्स रूप में। और अधोजिह्वा होती है वो केवल श्लेष्मा का श्रवण करती है। श्लेष्मा का श्रवण करती है। तीनों लार ग्रंथियां हैं, तीनों क्या है, लार ग्रंथि। इसमें पहले आती है कर्णपूर्व, तरल पदार्थ का श्रवण करती है। किसका, तरल पदार्थ का मतलब पानी का केवल। इसके बाद में तरल प्लस श्लेष्मा कौन करती है, अधोजंब ग्रंथि करती है। इसके बाद में अधोजिह्वा होती है वो किसका श्रवण करती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है। किसका श्रवण करती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो तीनों ग्रंथियां हो गई। इसके बाद में लार ग्रंथि कंप्लीट। लार ग्रंथि के बाद में आती है इसके अंदर जो आती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है, अग्नाशय ग्रंथि आती है, ठीक है। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो हमारे यहाँ पे पाई जाती है जो आमाशय होता है, आमाशय। यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे चित्र है इस प्रकार का, जैसे ये आमाशय है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे पाई जाती है। ये इस प्रकार की संरचना होती है इसकी, जैसे यू आकार। कैसी संरचना होती है इसकी, यू आकार। तो देखो इसकी संरचना होती है यू आकार। कैसी संरचना होती है, यू आकार की, छोटी सी होती है। कहाँ पे पाई जाती है, ग्रहणी और आमाशय के बीच में, ग्रहणी व आमाशय के बीच में। खुलती कहाँ पे है ये ग्रंथि आकर, खुलती है कहाँ पे, ग्रहणी में। कहाँ पे आके खुलती है, ग्रहणी। देखो अग्नाशय जो ग्रंथि है उसकी संरचना तो यू आकार की है, पाई कहाँ पे जाती है, ग्रहणी व आमाशय के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में आता है ये खुलती कहाँ पे है, ग्रहणी में। कहाँ पे खुलती है, ग्रहणी में, ठीक है। इसके बाद में इसके द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन होते हैं वो है इसके अंदर इंसुलिन व ग्लूकागोन। हार्मोन्स होते हैं इसके इंसुलिन
व ग्लूकेगॉन। कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? इंसुलिन व ग्लूकेगॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स होते हैं ये रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण करते हैं? शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं? शरीर में रक्त शर्करा होती है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित ये इस प्रकार करते हैं, इसके अंदर जो इनके द्वारा शरीर में क्या होता है कि जो शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको लगातार परिवर्तित किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी शर्करा की अधिकता नहीं हो पाती है, जिसके कारण शरीर में जो रक्त शर्करा होती है उसका स्तर निश्चित बना रहता है। जिनमें भी मधुमेह नामक रोग हो जाता है उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है या ग्लूकेगॉन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? एक प्रकार की शर्करा का ज्यादा निर्माण हो जाता है, जिससे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी इसके अंदर कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो शर्करा का स्तर नियंत्रित बनाए रखते हैं ये। इसके बाद में ये क्या कार्य करते हैं? आंतों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करते हैं या पाचन करने में सहायक होते हैं। पाचन करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है अगली जो ग्रंथि है वो है इसके अंदर यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। लीवर। ठीक है, ये यकृत ग्रंथि है जो लीवर है, ये क्या कार्य करता है? ये शरीर में एक बहुत बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह त्रिभुजाकार होता है। इसकी संरचना कैसे होती है? ये यहाँ पे पाया जाता है लगभग ऐसा पाया जाता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय इसके जो इससे जुड़ा होता है। यकृत के द्वारा पीत लवणों का उत्पादन किया जाता है या स्रावित किए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका आकार त्रिभुजाकार। कैसा आकार होता है इसका? त्रिभुजाकार। ठीक है, पाई कहां पे जाती है? डायफ्राम, जो ये वाला भाग होता है डायफ्राम व आमाशय के बीच, व आमाशय के बीच, यानी कि ये तो आमाशय आ गया, ये डायफ्राम आ गया, तो इन दोनों के बीच में ये उपस्थित होती है। पित्ताशय यकृत से जुड़ा होता है। इसकी संरचना एक थैलीनुमा होती है। ठीक है, यकृत पित्त लवण स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? पित्त लवण स्रावित करते हैं। देखो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, लगभग त्रिभुज के समान होता है। डायफ्राम व आमाशय के बीच में स्थिति होती है, इसकी उपस्थित होते हैं।
पिताशय यकृत से जुड़ा होता है, जो थैलीनुमा संरचना होता है। पिताशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। यकृत पित्त लवण स्रावित करते हैं। पित्त लवण, देखो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो यकृत है, यकृत का आकार होता है त्रिभुजाकार, डायफ्राम व आमाशय के बीच में स्थित होती है ये। और इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर, और इसके अंदर जो पित्ताशय है यकृत से जुड़ा होता है। पित्ताशय क्या है, किससे जुड़ा होता है? यकृत से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसको सामने से देखने पर, कहां से देखने पर? सामने से देखने पर, सामने से देखने पर दो पालियों में दिखाई देता है, दो पालियों में दिखाई देता है, पालियों में दिखाई। अब इसको जैसे सामने से देखेंगे ना ऐसे, तो ऐसे लगेगा कि इसकी दो पालियां हो रखी है, और अगर भाग से, आगे वाले भाग से हम देखेंगे तो इसकी दो अतिरिक्त पालियां नजर आएगी। अब ये जो संरचना बनी होती है, ये जो संरचना बनी होती है यकृत की, ये वाली ये 1,00,000 कितनी? 1,00,000 पालियों से निर्मित होती है। 1,00,000 पालियों से निर्मित होती है, निर्मित होती है या बनी होती है। जो पालियां होती है ये क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है इसकी। क्या होती है? ये जो पालियां होती है ना, 1,00,000 पालियां, ये क्या होती है? छोटी छोटी पालियां होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 1,00,000 होती है, और 1,00,000 होती है, और ये पालियां होती है जो क्या होती है? इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या होती है? इकाइयां होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरिटी। ठीक है, इसके अंदर जो यकृत पालियां होती है, ये पालियां ही क्या करती है? पित्त लवण का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंदर जो पित्त लवण होता है, जो पित्त लवण होता है वो पित्ताशय में आकर भंडारित हो जाता है। कहां पे भंडारित होता है? पित्ताशय। पित्ताशय कहां पे खुलता है? आपको पता है, ये जो ग्रहणी वाला भाग है, यहाँ पर आकर क्या होता है? ये खुलता है। तो ग्रहणी में क्या होते हैं? ये एंजाइम स्रावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो ग्रहणी वाला भाग है, यहीं पे क्या होता है? रासायनिक और जो रसायनों के द्वारा या एंजाइमिक जो पाचन होता है भोजन का, सर्वाधिक ग्रहणी वाले भाग में ही होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो इसका जो पित्ताशय है, पित्ताशय है वो क्या करता है? इसका जो पित्त लवण होते हैं किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? यकृत के द्वारा। इनका क्या कर लेता है? भंडारण कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं भोजन का पाचन। ये ग्रंथियां कंप्लीट हो गई है आपकी। ग्रंथियों के बाद में हम करते हैं भोजन का पाचन। ग्रंथियां समझ में आई नहीं है? नहीं है तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लो इस वीडियो को। भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन में एक बार सरसरी नजर से हल्का सा बताऊंगा मैं आपको। एक बार वापस से चित्र बना लेते हैं हम एक बार। थोड़ा सा चित्र बनाऊंगा। सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहीं से स्टार्ट कर रहे थे हम। छोटा है और लगता है मुझे दिख जाएगा आपको, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। ये इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ पे पित्ताशय होता है, पित्ताशय यहाँ पे जुड़ा होता है, ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई, ये यहाँ पे जुड़ी होती है। इसके बाद में स्टार्ट होती है छोटी यहाँ पर।
चित्र दिख रहा होगा आपको आसानी से, ठीक है। ये सबसे पहले आता है मुख। क्या आता है? मुख। मुख होता है, मुख में क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इसका पाचन करता है। मुख में लगभग 30% भोजन का क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। लगभग 30% भोजन का क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? मुख के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? मुख के अंदर, ठीक है। और मुख के अंदर जो पाचन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में, मुख के बाद में आता है इसके अंदर, मुख में क्या होता है? इसके अंदर भोजन जब चबाते हैं, भोजन जब चबाते हैं तो इसमें क्या होता है? चबाते हैं तो चबाना भी क्या हो गया? एक बड़े बड़ा होता है उसको भी तोड़ लिया, तो ये पाचन स्टार्ट ही हो गए यहीं से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मुख में क्या होता है कि जब भी हम भोजन को चबाते हैं तो इसके अंदर लार ग्रंथियां लार का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? लार का स्रावन करती है। और लार का स्रावन होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? लार का स्रावन होगा तो क्या हो जाएगा? भोजन और जो लार होगी एक लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और इसे मिलाने का कार्य कौन करता है? जीभ। जीवा जो होती है हमारी, वो इन दोनों को मिलाने का कार्य करती है। और किसका निर्माण होगा यहाँ पे? भोजन के कौन से रूप का? बोलस का। कौन सा भोजन बनेगा यहाँ पे? बोलस। कौन सा भोजन बनेगा? बोलस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो भोजन है उसका पाचन किस हिसाब से होगा? कौन से एंजाइम है वो करेंगे इसका पाचन? देखो, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचक एंजाइम होते हैं वो होते हैं एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। जो कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है, इसका एमिलेज, माल्टेज, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन है एमिलेज, माल्टेज और इसके अलावा है सुक्रेज। एमिलेज, माल्टेज और क्या होता है? सुक्रेज। ये क्या करते हैं? इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, सुक्रेज। इसके बाद में आता है, ये पहले नंबर पर हो गया। अब दूसरे नंबर पर जो पाचन होता है वो होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन का पाचक। प्रोटीन का पाचक जो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन हो गया, पेप्सिन। देखो, पेप्सिन, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज हो गया। और जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन हो गया एक और काइमोट्रिप्सिन। ये क्या हो गए? प्रोटीन पाचक एंजाइम हो गए। प्रोटीन पाचक एंजाइम, देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। प्रोटीन हो गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हो गया। इसके बाद में वसा पाचक। वसा पाचक जो हो गए वो है वसा पाचक, ये हो गया लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। जो बिग लवण होता है वो भी क्या करता है? इसका पायसीकरण करता है, वसा का एमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद में आता है न्यूक्लियोजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोजेज। न्यूक्लियोजेज या न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लियोजेज, न्यूक्लियोजेज होता है। और एक होता है न्यूक्लियोजेज होता है, और एक होता है इसके अंदर जो होता है आपका न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियोजेज का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका क्या करता है? पाचन करता है। तो इस प्रकार ये भोजन का क्या करता है? पाचन करते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं हटा देता हूँ। आगे जो दे रखा है वो है आपके, इसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पे भोजन का
बोलस के रूप में इसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद में भोजन क्या होता है, घर्षणी से होता हुआ, घर्षणी से होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है, ग्रास नाल में पहुंच जाता है। ग्रास नाल में क्रमाकुंचन गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, ये भोजन कहाँ पे पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में किसके माध्यम में पहुंचता है, ग्रास नाल अवरोधनी के द्वारा ये आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आमाशय में पहुंच गया तो वापस भोजन ऊपर नहीं जा पाता है। फिर आमाशय में क्या होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले एक तो रसायन होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या कार्य करता है, इसमें भोजन को स्थल प्रदान करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, भोजन को स्थल प्रदान करने का कार्य करता है। स्थल मतलब इसके अंदर इसका माध्यम बनाता है। क्या बनाता है, कौन सा माध्यम बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। कौन सा, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम बनाता है। अब अम्लीय माध्यम होगा तो इसके अंदर जितने भी हम भोजन, जो भी भोजन खाते हैं या पानी जो भी पीते हैं, तो उसको क्या पूर्ण रूप से शुद्ध करके पीते हैं क्या। हम जैसे भोजन खा रहे हैं तो भोजन में ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर जीवाणु नहीं है, कीटाणु नहीं है, वायरस नहीं है, कवक नहीं है। तो बहुत सारे हम दिन भर में वायरस और कवक खाते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। लेकिन ये सब अम्लीय वातावरण के कारण, जो आमाशय का अम्लीय वातावरण होता है, इसके कारण क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर सारे के सारे जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, ये कहाँ पे पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे जो इसके अंदर जो HCl अम्ल है, जो HCl अम्ल है, ये इसकी उपस्थिति के कारण प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इस HCl अम्ल की उपस्थिति के कारण पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन करता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप नोट लगाकर लिख लो कि छोटे बच्चों के आंत्र में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बड़ों में नहीं पाया जाता है रेनिन। ये दुग्ध प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है, ये क्या कार्य करता है, इसके अंदर इसकी किसकी उपस्थिति में, HCl अम्ल की उपस्थिति में प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन किसमें परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और पेप्सिन क्या होता है, इसके अंदर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। और इसके बाद में जो इसके अंदर जो स्रावित होता है प्रोएंजाइम पेप्सिन, और इसके अंदर जो रेनिन होता है, रेनिन नामक एंजाइम होता है, ये किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों की आंत में पाया जाता है। रेनिन नामक जो क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। इसके बाद में जो HCl अम्ल होता है, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा, ऑक्सेंटिक सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, HCl अम्ल को स्रावित किया जाता है। HCl अम्ल अभी बता दिया मैंने इसके कार्य कि HCl अम्ल क्या करता है, इसके अंदर एक माध्यम तैयार करता है जिससे भोजन का पाचन सरलतापूर्वक हो जाता है। अब भोजन कुछ घंटों के लिए कहाँ पे रुकेगा, आमाशय में रुकेगा। किसमें रुकेगा, आमाशय में रुकेगा।
आमाशय में रुकने के बाद में ये क्या करता है, ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत्र में प्रवेश करता है। और ग्रहणी में क्या पाया जाता है, पित्त लवण। यहाँ से ये पिता से पित्त लवण को ग्रहणी में छोड़ता है। जो पित्त लवण होते हैं, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ एक बार। जो पित्त लवण होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, वसा का पायसीकरण, वसा का पाचन। जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। क्या करते हैं, पित्त लवण वसा का पायसीकरण या छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, इसके अंदर पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो पित्त लवण होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है, क्या होता है, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम इसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। लाइपेज एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। देखो, पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं और इसके अलावा लाइपेज एंजाइम को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर सक्रिय कर देते हैं। और यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ पे पेशीय संकुचन के द्वारा, जो आमाशय होता है ना, आमाशय में पेशीय संकुचन, आमाशय में पेशीय संकुचन के द्वारा आमाशय में पेशीय संकुचन के द्वारा क्या होता है, भोजन। देखो, सबसे पहले लार जब मिलती है भोजन में, तो क्या होता है इसके अंदर, लार जब भोजन में मिलती है तो क्या होता है, बोलस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बोलस का। और लार को मिलाने का कार्य कौन करता है, जीवा होती है, वो क्या कार्य करती है, लार को मिलाने का, भोजन का मिलाने का कार्य करती है। अब यहाँ पे एल्सियल अम्ल किस रूप में मिलेगा इसके अंदर भोजन में, और किसके कारण, पेशीय संकुचन। यानी आमाशय में क्या होता है, पेशीय संकुचन ऐसे होता है जिससे क्या होता है, कभी बिछता है कभी खुल जाता है। तो इस प्रकार से जो मंथन होता है, उस मंथन के कारण, पेशीय मंथन के कारण क्या होता है, पेशीय संकुचन के कारण एसियल प्लस भोजन दोनों मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कायम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कायम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, भोजन कहाँ पे आ गया, ग्रहणी में सबसे ज्यादा रासायनिक पाचन होता है, वो भोजन का सर्वाधिक ग्रहणी में होता है। अब पचित भोजन कहाँ पे जाएगा, पचित भोजन जाएगा छोटी आंत्र के कौन से भाग में, अग्रशूद्रांत्र में। अग्रशूद्रांत्र के बाद में पश्चूद्रांत्र में। और जो अग्रशूद्रांत्र और पश्चूद्रांत्र होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और जो इसके अंदर भोजन का क्या होता है, इसके अंदर अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में भोजन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो पाचन होता है, पाचन कंप्लीट हो गया, इसके बाद में शरीर पदार्थ हो जाते हैं, अग्रशूद्रांत्र और शूद्रांत्र में भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसके बाद में भोजन को, जो अवशोषित भोजन है उसको क्या, कौन सी, किसके माध्यम से, रक्त वाहिनिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद में छोटी आंत्र का कार्य होगा, अवशोषित हो गया, पचित भोजन जितना भी था उसका अवशोषण हो गया अग्रशूद्रांत्र और शूद्रांत्र में। शूद्रांत्र के बाद में जो भी भोजन बच जाता है बिना पचित, जो भी है पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ है, वो आगे आ जाता है किसमें, बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र का जो अंदनाल वाला भाग होता है, वहां पे कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो भोजन का किण्विकरण करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो अंदनाल वाला भाग है, यहाँ पे क्या करते हैं, किण्वीकरण। यहाँ पे किण्वन करते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं या किण्वीकरण की क्रिया करते हैं,
जिससे भोजन को सड़ा गला दिया जाता है, सड़ा गला दिया जाता है। जो भी बिना पचित भोजन रह गया उसको क्या कर दिया, सड़ा गला दिया जाता है। अब सड़ा गला दिया जाता है, इसके बाद में भोजन कहाँ पे पहुंच जाता है, बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि इसके अंदर जल अवशोषण करना और बचे हुए अपचित भोजन का आगे संग्रह करना, तथा इसके साथ ही इसमें जल अवशोषण के साथ साथ जो भी अवशोषण नहीं हुआ है या अपचित भोजन है उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और मल को ठोस रूप में, जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको ठोस रूप में मलाशय में बटारित कर देता है। और एक पेशीय प्रवृत्ति के कारण, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या होता है, इसके अंदर मलाशय के गुदा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है निश्चित समय के बाद में। तो ये भोजन का जो है पाचन है, पाचन तंत्र अपना कंप्लीट हो गया है। और भोजन का जो पाचन है वो किस हिसाब से होता है, इसके अंदर आमाशय के अंदर, आहारनाल के अंदर, अपनी आहारनाल जो भी है इसके अंदर किस प्रकार इसका पाचन होता है, कौन कौन सी ग्रंथि इसमें भाग लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अंदर श्वसन, क्या पढ़ेंगे, श्वसन। और श्वसन पढ़ने के लिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।